स्वागत करता हूं दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ट्रैवल हिंदी पे और मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूके स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीजा के रिगार्डिंग। जी हां दोस्तों, वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीजा यूके वीआई रिजेक्ट करता है दोस्तों, और क्या क्या हमें फाइल में प्रिपरेशन करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम हमारे वीजा मिलने के चांसेस को और बेहतर कर सके। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में रहने वाली है। ये वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखें, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो शुरुआत में जब मैं ये बात करता हूं और आप वीडियो छोड़ के चले जाते हो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आता हूं वो मिस हो जाती है दोस्तों। वीडियो में मैं एक ऐसी टिप बताता हूं एंड में, वीडियो के एंड पार्ट में, जिससे आपके वीजा मिलने के चांसेस को बढ़ाया जा सके। और आने वाली जो वीडियो है वो कौन सी है उसके बारे में भी मैं बताता हूं दोस्तों। तो वो कौन से 5 रीजन है इस टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आपको ले चलता हूँ सीधा वीडियो स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे नए आए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करना दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर यूके वीजा अप्लाई नहीं किया है और अगर आप यूके वीजा अभी अप्लाई करना चाहते हो तो ये 5 चीजें आपको खास ध्यान में रखनी होगी दोस्तों। कौन से 5 रीजन है जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है दोस्तों। तो ये 5 चीजों को आप ध्यान में लेके अपना वीजा मिलने के चांसेस को बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 ये है कि जब कभी आप यूके वीजा का एप्लीकेशन फॉर्म आप किसी और से फिल आउट कराते हो तो उस समय आपको एक जरूरी बात ये खास ध्यान में देनी होगी कि जब आपका यूके वीजा का जो फॉर्म आप स्टार्ट करो उस टाइम पे अगर हो सके तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने भरे, क्योंकि जब कोई आपका ऑथेंटिक पर्सन जो रहता है वो अगर यूके वीजा का एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा और उसके बाद वो फॉर्म की डिटेल आपको आपका जब वीजा एप्लीकेशन का अपॉइंटमेंट होगा उसके 2 दिन पहले ही आपको देगा शायद दोस्तों। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो पहले से यूकेवीआई के पास चली जाती है और उसमें अगर कोई डिटेल मिसमैचिंग होती है तो आप उसको जब ट्राई करते हो एडिट करने के लिए तो उसमें वो इंफॉर्मेशन पहले से उनके पास है तो वो उसको चेक करेंगे कि भाई पहले ये मेंशन किया था अभी ये मेंशन किया है। तो ये जो गलती है वो काफ़ी सारे लोग करते हैं। अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म खुद से कैसे भरते हैं अगर आप नहीं जानते तो यहाँ आई बटन पे मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक यहाँ शो हो रहा है कैसे आप अपने घर बैठे यूके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। ये जो वीडियो है वो 4 पार्ट में, तो आप चारों के चारों पार्ट खास ध्यान से देखें और अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म खुद ही अप्लाई करें दोस्तों। उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी रहेगी यूके वीआई को, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकेगा। तो आप खुद वीज़ा अप्लाई कीजिए दोस्तों। दूसरा टॉपिक है आपका बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में जब आप किसी से इंफॉर्मेशन लेते हो या आप किसी को पूछते हो कि भाई मैं यूके वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो बताएगा और उसके आप पूछोगे कि मेरे को कितना बैंक बैलेंस बताना पड़ेगा और कैसे शो करना पड़ेगा। तो आप उसकी बातों में आके एक साथ में कुछ अमाउंट, पर्टिकुलर कुछ अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में दिखा देते हो और उसका स्टेटमेंट निकाल के आप अपने फाइल के साथ अटैच कर देते हो दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। जब आपको लगे कि मुझे यूके वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको 3 से 5 महीने पहले आपको सारी जो प्रोसीजर है उसको पूरा समझ लेना पड़ेगा कि कैसे मुझे बैंक बैलेंस जो है वो मेंटेन करना रहेगा दोस्तों। तो बैंक बैलेंस कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि आपको तकरीबन 28 दिन से जो भी आप बैलेंस शो करो वो आपका 28 दिन पहले का होना चाहिए दोस्तों। और वो भी ऐसा नहीं कि चलो आप 28 तारीख को 30 तारीख को फाइल आप सबमिट कर रहे हो तो आपने पहली तारीख को बैलेंस बता दिया और तीसरी तारीख से आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल दिए और उनको बता दिया और यूपीआई जब आपकी फाइल को प्रिपेयर करेंगे तो उनको लगेगा, उनको दिख जाएगा क्योंकि आप अपनी स्टेटमेंट लगाओगे दोस्तों। पिछले 3 महीने की या 6 महीने की जब आप स्टेटमेंट लगाते हो तो उनमें सारी बातें मेंशन हो जाती है दोस्तों और उसमें पर्टिकुलर आपने किस दिन से किस तारीख को कितना अमाउंट अंदर आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया है वो दिख जाता है दोस्तों। तो जब आप कभी एक साथ में कोई बड़ी रकम अपने अकाउंट में शो करते हो तो यूके वीजा के जो इमिग्रेशन ऑफिसर रहते हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से आपको पकड़ लेते हैं, आपकी गलती को पकड़ लेते हैं और वो आपका वीज़ा डिनाइड कर देते हैं दोस्तों। तो आपको बैंक बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, कैसे अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन करना है, कैसे अपने करंट अकाउंट को मेंटेन करना है या कोई सैलरी पर्सन है उसको कैसे अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन करना है,
अगर आपको ये पता नहीं तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है दोस्तों, उसका लिंक यहाँ आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा दोस्तों, तो आप जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हो और अपना बैंक स्टेटमेंट को मैनेज कर सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप यूके वीजा अप्लाई करने से पहले आप फ्रेश पासपोर्ट है आपका, तो फ्रेश पासपोर्ट के सिनेरियो में क्या होता है कि यूके वीजा जब आपकी एप्लीकेशन को वो चेक करते हैं तो वो आपका पासपोर्ट दिखते हैं। अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश रहेगा तो वो पहले तो एक बात सोचेंगे कि आप इंडिया से जो ऑन अराइवल कंट्री है उसमें तो आप कभी घूमने गए नहीं हो और सीधा आप लंदन आने के लिए सोच रहे हो दोस्तों। तो एक ट्रैवल हिस्ट्री जो आपकी बोलते हैं कि आप कहीं मान लो कि इंडिया से थाईलैंड है, श्रीलंका है, जिस कंट्री में जाने के बाद वहाँ के इमिग्रेशन लॉ के हिसाब से इमिग्रेशन स्टैंप आपके पासपोर्ट में लगते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ऐसी कोई कंट्री में जैसे कि दुबई दुबई का तो वीज़ा लेना पड़ता है लेकिन वो पेपर वीज़ा आता है तो उसका इमिग्रेशन स्टैंप ही आपको वैलिड गिना जाएगा दोस्तों। तो दुबई हो गया, थाईलैंड हो गया, आप अगर जा सकते हो तो मालदीव्स भी जा सकते हो। ऐसी जो ऑन अराइवल कंट्रीज हैं, कभी कभार आप एक बार दो बार उस कंट्री में गए हो और आपके पासपोर्ट में उसके स्टैंप लगे हुए हैं और उसके बाद जब आप यूके वीज़ा सबमिट करते हो तो आपको वीज़ा मिलने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री होगी तभी आपको यूके वीज़ा मिलेंगे, लेकिन आपके चांसेस बढ़ जाते हैं यूके वीज़ा को पाने के लिए। लेकिन दोस्तों, तो मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि आपका फ्रेश पासपोर्ट है और आपका वीज़ा नहीं लगेगा। नहीं दोस्तों, उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है, आपने जो फाइल सबमिट की है, उसमें आपने अपनी फाइल को कैसे प्रिपेयर किया है, कैसे डॉक्यूमेंट अटैच किया है, कैसे बैंक फाइनेंशियल जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो कैसे मेंशन किए है दोस्तों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। चौथा पॉइंट है दोस्तों, आपकी फैमिली बैकग्राउंड डिटेल। दोस्तों, एप्लीकेशन जब आप फॉर्म फिल आउट करोगे तो उसमें आपको पूछा जाता है दोस्तों कि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट यहाँ इंडिया में है, तो आपको वहां पे नो हरगिज नहीं करना है दोस्तों। उस सिनेरियो में क्या है कि आपको आपके ऊपर डिपेंडेंट्स बताना पड़ेगा दोस्तों कि भाई मेरी ये वाइफ है, मेरे दो बच्चे हैं, मेरे पास मेरे पिताजी की डिपेंड, वो मेरे पे डिपेंडेंट है, मुझे ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारी चीजें आपको उनके साथ शेयर करनी रहेगी दोस्तों। आप यूके का वीजा अप्लाई करते हो इंडिया से, तो वो लोग जब आपकी फाइल प्रिपेयर करेंगे और वो देखेंगे कि आपके पासपोर्ट में कोई स्टैंप नहीं है, आप कभी कोई और कंट्री में घूमने ही नहीं गए हो, तब ये जो चीज़ है वो बहुत अच्छी तरह से आपको हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। क्यों हेल्पफुल रहेगी उसके बारे में बताता हूँ कि जब आप अपने ऊपर फैमिली मेंबर्स का डिपेंडेंट बताते हो कि भाई ये जो पर्सन है वो फैमिली में मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे पास फैमिली की इंडिया में ये सारी जवाब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं मैनेज करता हूँ, तो यूके वीज़ाज इमिग्रेशन ऑफिसर है उनको लगता है कि ये पर्सन जो है वो यूके आने के बाद वापस इंडिया जरूर से जाएगा, वो यहाँ पे इलीगल स्टे नहीं करेगा दोस्तों। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है दोस्तों, जिसके ऊपर हमें नोटिस करनी चाहिए। क्योंकि जब आप इंडिया में अपना बिजनेस बताते हो या अपना जॉब सिचुएशन बताते हो और उसके साथ में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बताते हो, तो उनको डेफिनेटली ये लगेगा कि आप इंडिया वापस जरूर से आओगे दोस्तों। और इसके साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब कभी आप टूरिस्ट वीज़ा पे किसी कंट्री में विजिट करने जाओ, तो आपको वहाँ इलीगल रुकना नहीं है दोस्तों, आप अपनी होम कंट्री में बैक टू इंडिया आना ही रहेगा दोस्तों। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा पे आप वहाँ पे काम नहीं कर पाओगे दोस्तों, आप वहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। ये इमिग्रेशन लॉ में लिखा है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उसके साथ में जो इमिग्रेशन लॉ है उसके भी सारे टॉपिक वहाँ पे मेंशन किए जाते हैं और आप वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करते हो दोस्तों, आप उसको एक्सेप्ट करते हो। तो ये चौथा पॉइंट जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। ये जो सारे पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो सारे के सारे पॉइंट आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने क्वेश्चन के रूप में आपको पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये सारे टॉपिक को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद पांचवा और लास्ट पॉइंट है कि आप जब अपना बिजनेस शो करते हो कि भाई मैं फलाना बिजनेस करता हूँ, फलाना ढिमकाना बिजनेस करता हूँ, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, आपको आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रिगार्डिंग एक एनओसी लेटर आपको वीज़ा फाइल में अटैच करना पड़ेगा कि मैं इस तारीख को लंदन जा रहा हूँ और इस टाइम के दौरान मेरा ये क्लाइंट है या मेरा जो ये पार्टनर है या
जो भी है वो इस साइट मेरी जो जगह पे वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करेंगे। और उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन रहेगा वो हम टेली कॉलिंग से एक दूसरे के संपर्क में रह के हम उससे मैनेज सारा, मैं अपनी जो बिजनेस है उसको मैनेज कर पाऊंगा। या तो अगर आप जॉब करते हो, जॉब में भी आपको ये कंपनी से एक एनओसी लेटर लेना रहेगा कि भाई हमें इस तारीख से इस तारीख ये लंदन घूमने जाना चाहते हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये वहाँ से वापस आने के बाद अपनी जॉब फिर से अटेंड कर देंगे दोस्तों। तो ये जो सारे 5 टॉपिक थे, और इसके साथ में एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बिजनेस और सैलरी अकाउंट के साथ कंपेयर में आप सोच सकते हो कि आप जब आपकी आईटीआर लगाते हो, अकाउंट है उसमें जो आपने फंड्स दिखाए हैं वही अकाउंट आप इसके आईटीआर में आप उसको मैच होता हुआ आप अपना आईटीआर फिल आउट कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आपका बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर की जो इनकम है वो दोनों मैच नहीं होगी तो वीज़ा ऑफिसर को मालूम पड़ जाएगा कि ये आईटीआर गलत है, आपने सिर्फ वीज़ा पाने के लिए ही ये आईटीआर शो की है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था दोस्तों, और इन सारे टॉपिक को आप ध्यान में रखिए और अपने वीज़ा मिलने के चांसेस को और बेहतर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले एक ज़रूरी टॉपिक की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कल ही हमारी एक फाइल फ्रांस वीज़ा के लिए मैंने सबमिट की है दोस्तों, जो कि यहाँ पे एक मेरे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझे पर्सनली, मेरे दोस्त भी है वो, तो उन्होंने मुझे किया कि मेरी तरफ से आप फाइल प्रिपेयर करो और आप ही मेरी अपॉइंटमेंट लो, तब मैं जाके अपनी वीएफएस में फाइल सबमिट कराऊंगा दोस्तों। तो कल हमारी वो फाइल वीएफएस में सबमिट हो चुकी है दोस्तों, जो कि शुक्रवार को सबमिट हुई है। तो तकरीबन उसका जो रिजल्ट है वो मंगल या बुधवार तक आ जाएगा। तो उसका भी जो इंफॉर्मेशन रहेगा, उनको भी जो अगर वीज़ा मिलता है नहीं मिलता है जो भी रहेगा, अगर उनको रिफ्यूज़ल आता है तो उनका जो रिफ्यूज़ल के साथ में लेटर आएगा उसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा और आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा। तो दोस्तों अभी तक आपको आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप वो इन्फॉर्मेशन मिस ना करो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक